दोस्तों, स्वागत है आपका टेकेट के नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये क्लास 9th का तीसरा चैप्टर है साइंस का। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे और देखेंगे क्या है इस चैप्टर में, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में सच में जानना चाहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एशियंट इंडियन and Greek philosophers have always wondered about unseen form of matters. The idea of divisibility of matter was considered long back in 500 BC। ठीक है, तो इंडियन फिलोसफर थे एक महर्षि कनद जो थे, उन्होंने बताया था कि इफ postulated that if we go on dividing matters पदार्थ we shall get a smaller and smaller particles। so हमें मैटर को डिवाइड करने पे और छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। Ultimately a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। ठीक है, एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जिसके फर्दर डिवीजन नहीं पॉसिबल है, और उन्होंने उसका नाम रखा परमाणु। ठीक है, तो परमाणु रखा इन्होंने। ये 500 BC की बात है, सोच रहे हो। हमारे जो इंडियन जो हिस्ट्री है वो काफ़ी वास्ट है। ठीक है, बहुत कुछ पहले से ही डिस्कवर हो चुका है। तो अनदर इंडियन फिलोसफर called Pakuda Katyama elaborated his doctrine and said that these particles normally exist in combined form and give us various forms of matter। तो ये जो हैं एक combined form में रहते हैं और हमें matters देते हैं। ठीक है, तो अराउंड द सेम एरा, इसी एरा में एक ग्रीक के फिलोसफर हुए डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ठीक है, suggested that if we go on dividing matter a stage will come when particle obtained cannot be divided further। इन्होंने भी यही बात करी कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके आगे हम पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, डेमोक्रिटस कॉल दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स मीनिंग इनडिविजिबल। ठीक है, एटम का मतलब भी होता है कि ये डिवाइड नहीं हो सकता। ऑल दीज वर बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडिया कुड बी डन टिल 19th century। By the end of the 19th century scientists recognized the difference between एलिमेंट और कंपाउंड। साइंटिस्ट ने क्या रिकॉग्नाइज करा? एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। तो उन्होंने क्या बताया कि ये बाय द एंड ऑफ 18th century साइंटिस्ट ने बताया द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड का। एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर क्या होता है, एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन। और वो इंटरेस्ट किस में आ गया कि कैसे एलिमेंट बना होगा, एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन, और क्या होता है जब वो कंबाइन करते हैं। तो एंटोनी एल लवियोसर ने लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एंटनी एल लेवियोसर आ गए, जिन्होंने क्या बताया कि लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 2 लॉज इन्होंने दिए, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और दूसरा जो लॉ दे रखा है इन्होंने, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन्होंने दिया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन्होंने दिया। तो 2 लॉज दे रखे थे इन्होंने, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहले तो एंटोनी एल लेवियोसर थे, ठीक है, जिन्होंने ये लॉज दिए इसके। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो एस्टैब्लिश्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग बाय लेवियोसर एंड जेसप एल प्रोस्ट। तो इन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, इज़ देयर एनी चेंज इन मास व्हेन द केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब कोई केमिकल चेंज होता है तो क्या मास में चेंज आता है? यानी आप केमिकल चेंज कैसे कह लो, 2 केमिकल्स को मिला दिया। ठीक है, जो इनिशियली दोनों का मास था, मान लो 5 ml के 2 बीकर थी। ठीक है, उनका जो मिलाया तो क्या वो 10 ml का प्रोडक्ट बना? तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एक एक्टिविटी ले ली, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। एक्स और वाई, एक्स जो है वो कॉपर सल्फेट का है और वाई जो है वो सोडियम कार्बोनेट का है।
बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का है, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का है। तो हमने तीन एक्स और वाई अलग अलग ले लिए। प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% solution of any one pair of substance listed under x and y in water। तो अब सॉल्यूशन बना दिया 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एंड वाई इन वाटर। तो 5% सॉल्यूशन मतलब क्या है कि 5 जो है वो इनके कंपाउंड इनके केमिकल्स होंगे 5, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 95 वो वाटर होगा। ठीक है, तो टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब। तो कुछ हमने क्या करा, कुछ वाटर सॉल्यूशन, टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई, हमने वाई का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन इग्निशन ट्यूब, और कुछ सॉल्यूशन ने एक्स इग्निशन ट्यूब में रख दिया। ठीक है, स्मॉल से ट्यूब में सॉल्यूशन ऑफ वाई और एक्स। ठीक है, हैंगिंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली सी दैट द सॉल्यूशन डज नॉट गेट मिक्सड, और ऐसे कर लेना कि सॉल्यूशन मिक्स ना हो। तो पुट द कॉर्क ऑन द फ्लास्क, तो इसलिए हम एक कॉर्क से ढक देंगे इसको। इग्निशन ट्यूब कंटेन्स सल्फर सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ये पढ़ रहा हूँ मैं फिगर। इग्निशन ट्यूब कंटेन्स सॉल्यूशन ऑफ एक्स डिप्ड इन कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्यूशन वाई, सॉल्यूशन वाई को कंटेन करता है ये। ठीक है, तो ये फिगर में बताया गया। अब बताओ, वेट करने के बाद पता चला वेट द फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क को वेट करो केयरफुली। नाउ टिल्ट द स्विरल द फ्लास्क। ठीक है, सो दैट सॉल्यूशन एक्स एंड वाई मिक्स हो जाए। वेट अगेन, दोबारा से वेट करो। व्हाट हैपन टू द रिएक्शन, डू यू थिंक द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, क्या आपको लगता है केमिकल रिएक्शन हुआ होगा? व्हेन शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ फ्लास्क, डज द मास ऑफ द फ्लास्क चेंज। तो काफ़ी सवाल आ जाते हैं दिमाग में कि क्या हुआ होगा। जैसे देखो, पुराने तरीके में भी लोगों के पास दिमाग होते थे किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट को करना है, कितने बेहतर तरीके से इन्होंने करा है। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क इसलिए लगा दिए इन्होंने कि एयर ना, मतलब जो केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ चीज़ इवेपोरेट ना हो जाए, इस बात का ध्यान दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है, चेंज हो सकता है, मगर मास कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लेवियूसर along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements, and these such compounds had the same element in the same proportion irrespective of whether the compound। साइंटिस्टों के साथ मिलके, लेवियूसर ने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलके एक चीज़ नोट करी, नोटेड दैट मैनी कंपाउंड वर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट। बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो टू और मोर एलिमेंट से बने हैं, एंड ईच सच कंपाउंड हैज़ द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम एलिमेंट इज सेम प्रोपोर्शन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंपाउंड केम फ्रॉम। ये नहीं मतलब कंपाउंड कहीं से भी आए हो, कहीं से भी ले हुआ पानी को H2O के ही मॉलिक्यूल रहेंगे। इन दिस कंपाउंड सच इज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। तो याद रखना 1:8 का रेशियो रहता है। ठीक है, H और O को देखा जाए, हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो ऑक्सीजन कितना होगा 8 होगा। ठीक है, 8 क्यों होगा? ऑक्सीजन तो 16 होता है, 16 का हाफ हो गया ना, क्योंकि जब 2 हाइड्रोजन होते हैं तब O 16 रहता है ना। तो इसलिए 1:8 होगा। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर का यही रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, दस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज, अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, इज़ ऑलवेज ऑब्टेन्ड सिमिलरली इन अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, तो NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट इन रेशियो 14:3। ठीक है, ये 3 है और ये कितना है? नाइट्रोजन 14 है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 का, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 3 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 14:3 में इनका प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, वट एवर द मैथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन दूसरे लॉ की तरफ आ जाते हैं हम। और ये लॉ क्या कहता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मासेस। ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस देख लो, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे मासेस के। ठीक है, मासेस का प्रोपोर्शन डेफिनेट होगा। तो पहला लॉ हमने क्या देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था, जो कह रहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट मास। तो ये था दो लॉज। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज, ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मटेरियल। जॉन डेल्टन जो थे ये केमिस्ट थे, शायद ये टीचर भी थे, ये हमने अभी बताता हूँ इनके बारे में। तो जॉन डेल्टन जो थे उन्होंने बताया बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उनकी बेसिक थ्योरी इन्होंने दे दी थी। डेल्टन पिकअप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। उन्होंने डिविजिबिलिटी के आइडिया को लिया, विच वॉज स्टिल जस्ट अ फिलासफी। पहले जो फिलासफी थी, अब उन्होंने ही टुक द नेम एटम। उन्होंने एटम ही नाम रखा एज गिवन बाय ग्रीक, जो ग्रीक लोगों ने नाम दिया था, एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम। उन्होंने क्या कह दिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी मैटर का होगा वो एटम ही होगा। एंड दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज में ये थ्योरी को डेल्टन ने क्या कहा, कुछ एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जॉन डेल्टन के बारे में देख लेते हैं। एक पुअर वीवर फैमिली के थे ये, और इन्होंने टीचर का कैरियर ले रखा था एज अ एज ऑफ 12, एंड कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में टीचर बन गए थे। 7 ईयर्स लेटर ही बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल, और स्कूल के प्रिंसिपल बन जाएंगे। ठीक है, बन गए थे। डेल्टन लेफ्ट द मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज। अब कॉलेज में चले गए थे। ठीक है, स्कूल को छोड़ के कॉलेज में पढ़ाने चले गए। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। और वहाँ पे उन्होंने अपनी सारा जीवन कहाँ क्या किस में व्यतीत किया, पढ़ाने में और रिसर्च करने में। In 1808 he presented his atomic theory which was turning point of the study of matter। तो उन्होंने जब रिसर्च के दौरान उन्होंने एक चीज़ प्रेजेंट कर दी, एटॉमिक थ्योरी बना दी, विच वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी में एक टर्निंग पॉइंट था वो, अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, according to Dalton atomic theory, the matters where an element, a compound, a mixture is composed of small particle called atom। तो एटम उन्होंने क्या नाम दे दिया, डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, या कोई मिक्सचर हो, इस कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल, वो हमेशा एक स्मॉल पार्टिकल से बना होगा, उसका नाम होगा एटम। यानी सारी चीज़ें एक ही चीज़ से बनी है। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलो। इसके पोस्टुलेट्स क्या है कि ये पोस्टुलेट देख लेना इंपॉर्टेंट है तो सिंपल ही, क्योंकि शुरू में बहुत कम लोगों को पता था यार एटम के बारे में। यहाँ पे देखो, जो अब डेल्टन ने थ्योरम्स दे रखी हैं, आप देख के हंसोगे, बोलो ये क्या दे दिया भाई, इससे तो लगता ही नहीं है इंटेलिजेंट होगा। नहीं, उस टाइम पे बहुत मायने रखती थी। तो इन्होंने क्या बोला कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, पहली चीज़। ठीक है, सारे मैटर टाइनी पार्टिकल से बने हैं, उनको उन्होंने एटम कह दिया। सेकेंड चीज़, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कोई एटम डिवाइड नहीं हो सकता, ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, एटम एटम ही रहेगा। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। अगर एक एलिमेंट दे रखा है आपको स्पेसिफिक, जैसे आयरन दे रखा है, आयरन का ब्लॉक दे रखा है, उसके अंदर जो एटम होंगे उन सबका जो मास होगा वो आइडेंटिकल होगा, सेम मास होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ठीक है, फिर बात आती है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। दूसरी चीज़ सेम बोला है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव, उनका मास अलग अलग और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो स्मॉल वोल नंबर का रेशियो होगा, वोल नंबर पता है ना, जीरो नहीं होता, जो सॉरी जीरो से शुरू होता है जो है ना। तो एटम जो होगा वो रेशियो क्या होगा, वोल नंबर्स की रेशियो में होगा। जैसे अभी हमने नाइट्रोजन और उसका क्या देखा था, 1:3 था ना, अगर हम नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करें, है ना, मास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, NH3 की बात कर रहा हूँ। तो 1:3 था ना, तो ये एक वो नंबर का रेशियो है। ठीक है, और
यहाँ पे बोला गया है कि एटम्स इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर कंबाइन करते हैं, ठीक है। आखिरी चीज़, लास्ट पॉइंट है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो कांस्टेंट रहता है नंबर और रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, जो एटम के जिस तरह के एटम होते हैं और नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कांस्टेंट रेशियो होगा। फिर ये जो है हम कुछ क्वेश्चंस हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, ये वाला एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये पढ़ लिया, ठीक है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एटम क्या होता है और एटम के बारे में। और तो तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ मैं, आप लाइक कर देना, साथ में मैं रिसोर्स का लिंक, अगर मेरे को कोई रिसोर्स मिलेगा तो मैं आपको उसका नोट्स के रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो बाय।